नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे हिंदी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब देखेंगे क्या प्रश्न है हमारे पास। व्यंजन संधि नहीं है। अब इसमें पूछा है कि व्यंजन संधि कौन सी नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे किससे मिलकर बना है। ये बना है जगत और माता से। तो यहाँ पे त का परिवर्तन हो गया नाम में, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये किससे मिलकर बना है? ये बना है विद्युत और लेखा से। तो यहाँ पे त का परिवर्तन लागू हुआ, मतलब इसमें भी क्या है? व्यंजन संधि है। विषम में किससे मिलकर बना है? वी और सम से बना है। यहाँ सब परिवर्तन हो गया है, तो इसमें भी क्या है? व्यंजन संधि है। और विगत क्या है? वी और गत से मिलकर बना है। तो यहाँ कोई संधि नहीं, इसमें क्या संयोग है। तो डी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे अगला प्रश्न क्या है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब ये इसमें से कौन सा व्यंजन संधि क्या देखेंगे। तो किससे मिलकर बना है हमारे पास? अध्यादेश। ये बना है अधिधन आदेश से। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यान संधि हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमको अगर संधि की पहचान करना है तो दीर्घ संधि की पहचान के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। भाई गुण संधि की पहचान के लिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर्थ। वृद्धि संधि की पहचान के लिए वृद्धि, नाम से ही हमको पता चल रहा है वृद्धि करना, मतलब ये गुण में वृद्धि कर दो। एक है तो यहाँ पे डबल कर दो, दो है तो डबल कर दो, सिंगल चोटिया इसको डबल चोटिया कर दो तो वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो वृद्धि संधि हो जाएगी। यन संधि में आपको याद रखना है आधा वर्ण इसके साथ में दिखेगा आपको प्लस या व र के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? यन संधि। जैसे य के साथ हमको दिख रहा है आधा ध। अब यहाँ आ भी दिख रहा है, लेकिन आ से पहले य के साथ में क्या धा है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? यन संधि हो जाएगा। अयादि में क्या याद रखना है आपको? व और य आपको किसी भी शब्द में के बीच में दिखे तो क्या होगा? अयादि संधि। जैसे कि भवन, नयन, पवन, ठीक है, चयन, कि यह वह दिख रहा है तो इससे अयादि संधि पहचान सकते हैं। अब देखेंगे कि तथ्य किससे बना है। ये बना है तथा धन एव से। अब डबल चोटियां दिख रही मतलब कि वृद्धि संधि, तो इसमें वृद्धि संधि है। मातृक छाया किससे मिलकर बना है? ये बना है मात्र धन छाया से। यहाँ च का क्या हुआ है? आगमन हो गया है। तो च का आगमन हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या है कि व्यंजन संधि पूछा है, तो इसमें व्यंजन संधि है सी वाले में। मनोविकार, इसमें कौन सी संधि है? तो ये बना है मनाधन विकार से। इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया गुण संधि में ओ दिखना चाहिए, यहाँ भी आपको ओ दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसमें विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर गुण संधि होंगी तो ये शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो शब्द है इधर ऊ बनना चाहिए, या तो विसर्ग ओ में बदलेगा या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ ये ओ में बदलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ विसर्ग लगाते हैं तो विकार शब्द बनेगा। अगर हम विसर्ग की जगह ऊ लगाते हैं इधर तो ऊ इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? उकार हो जाएगा। उकार, तो उकार पे शब्द होता है? नहीं होता है। मतलब क्या होगा? गुण संधि ना होके विसर्ग संधि होंगी। तो ऐसे आप पहचान सकते हो। देखिए किस शब्द में गुण संधि है, अब आपको बताना है कि किस शब्द में गुण संधि है। देखिए अगर आपको कोई भी प्रश्न का डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। क्या है? इंस्टाग्राम का जो नाम है, आईडी है, वो है कपिल सर हिंदी। आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पे डेली मैं प्रश्न डालता हूँ स्टोरी पे, तो आप वहां पे आके तैयारी भी कर सकते हो हिंदी की, है ना। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप वहां पूछ सकते हो, मैं वहां आपको जवाब दे दूंगा। अब देखिए क्या प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है।
अभी आप पूछा है गुण संधि की पहचान, मैंने आपको बताई कि या तो ए होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए। तो देखिए हमको कहा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, बड़ा ऊ है, मतलब कि दीर्घ संधि है। ये किससे मिलके बना है, ये बना है सिंधु और उर्मी से। यहाँ पे क्या है, बड़ा हुआ मतलब दीर्घ स्वर संधि है इसमें। यहाँ देखिए ए दिख गया, मतलब यहाँ पे है गुण संधि, तो बी वाला सही हो जाएगा। अभी बना किससे, ये बना है भारत और इंदु से, ये है गुण संधि। ये शब्द किससे बना है, ये बना है नारी, देखिए यहाँ पे बड़ी दिख गई, मतलब दीर्घ स्वर संधि, नारी और ईश्वर से बना है। अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न, ये लोकेश्वर, ये किससे बना है, ये बना है लोक और ऐश्वर्य से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ए दिख रहा है डबल चोटिया, मतलब कि वृद्धि संधि है इसमें। तो हमारे पास गुण संधि किसमें है, बी वाले में है। अब देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है। आपको क्या बताना है, द्विगु समास कौन सा है। तो यहाँ देखिए द्विगु की क्या पहचान होती है कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। अब देखिए यार चारों ऑप्शन में आपको संख्या दिख रही है, 36, 36, 60, मतलब 6, 6, 6, है ना। तो चारों में दिख रही, तो कैसे पहचान, देखिए ये है छत्तीसगढ़, ये एक राज्य विशेष होने के कारण क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पंजाब है, पंजाब में भी संख्या है, लेकिन ये क्या राज्य विशेष है, इसलिए क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये 36 है, तो इसका विग्रह क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और 30, मतलब दोनों ही पद कैसे प्रधान है, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। ये क्या, षटकोण। अब देखिए यहाँ पे क्या 6 है संख्या, अरे कौन है, 6 कोनों वाला, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, 6 कोनों वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो सी हमारे पास सही हो जाएगा। और षणमुख का क्या हो जाएगा, कार्तिकेय जी को कहते हैं, तो किसी का नाम विशेष होने के कारण क्या हो जाएगा, ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो द्विगु समास का ये है हमारे पास, तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास कौन सा है। अब आपको क्या पूछा है, बहुब्रीहि समास पूछा है। तो यहाँ देखेंगे यथा मति, मति के अनुसार, यथा आपको दिख गया उपसर्ग अव्यय, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कारक के कारण, तत्पुरुष समास। नक्ता, अब देखिए नक्ता किसको कहते हैं, जो बेशरम आदमी होता है उसको नक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। नाक कटा से बना है नक्ता, ना नाक कटा, जिसकी नाक कटी है उसको नक्ता नहीं कहते, बेशरम आदमी को कहते हैं। ना नाक का अर्थ है ना कटा का, तो यहाँ पहला भी पद प्रधान नहीं है, दूसरा भी नहीं, अन्य पद प्रधान होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो सी वाला सही हो जाएगा। चंद्रमुखी है ना, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान आ गया, मतलब ये क्या है, कर्मधारा है समान, तो सी वाला सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, कौन सा समास द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व समास कौन सा नहीं है ये बताना है। अब यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है आपको, नहीं तो आप पेड़ पौधे देखोगे पहले से ही कर दोगे कि द्वंद्व समास है करके, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पेड़ पौधे आदि, ये द्वंद्व समास है। हरा सघन, तो इसका क्या हो जाएगा, जो हरा है, जो सघन है, मतलब कि ये क्या है, कर्मधारा है समास है, क्या है, कर्मधारा है। ये दोनों ही पद क्या है, विशेषण है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएंगे, द्वंद्व समास में कर्मधारा है। 34 में क्या है, अब देखिए यह है 4 और 30, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। जीवन मरण देखेंगे,
अब देखिए यहाँ पे आप संख्या देख के इसको द्विगु मत कर देना और हरा सगन को आप हरा और सगन कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। 34 क्या है, द्वंद्व समास है, ना कि द्विगु। जीवन मरण ये क्या हो जाएगा, जीवन या मरण, तो ये भी द्वंद्व समास है। हरा सगन में क्या है, कर्मधारा है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, अब इसमें बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो देखिए ये किससे मिलके बना है, ये बना है निस और शुल्क से, ठीक। तो शुल्क तो शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं, तो पहले ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब घबराहट में क्या है, तो देखिए ये किससे मिलके बना है, ये घबरा और आहट, आहट प्रत्यय है इसमें, है ना, ठीक है। बबुआ किससे मिलके बना है, ये बना है बाबू और आ प्रत्यय से, इसमें प्रत्यय है। ये किससे मिलके बना है, ये बना है चित्र और इत प्रत्यय से, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है, तो आपको बताना यह प्रत्यय किसमें नहीं है। तो ये किससे मिलके बना है, देखिए जब भी यह प्रत्यय जुड़ता है किसी शब्द के, तो जो यहाँ का वर्ण होता है वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है और यह के साथ में जुड़ जाता है। तो देखिए जहां भी आपको यह के साथ आधा वर्ण दिख रहा है मतलब वहां पे यह प्रत्यय है, आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो। अब देखिए तो ये किससे मिलके बना है, ये बना है अदिति और यह प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया, आदित्य हो गया। देखिए यह प्रत्यय लगता है तो आगे वाला वर्ण में क्या होता है, वृद्धि अ की जगह आ हो गया, और एक त की ई हट के त कैसा हो गया, यह के साथ जुड़ गया। गांगे में देखेंगे तो किससे मिलके बना है, ये बना है गंगा और यह प्रत्यय नहीं है इसमें, इसमें क्या है, ए प्रत्यय है। ए प्रत्यय भी जुड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि होगी, ग का जगह क्या हो गया, गा हो गया, ठीक है, और ए प्रत्यय जैसे वैसा जुड़ गया। अब देखेंगे औचित्य, ये किससे बना है, यह उचित में यह प्रत्यय लगने से क्या हो गया, औचित्य बन गया। और ये शब्द ये बना है स्वतंत्र में यह प्रत्यय लगने से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास में क्या, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें क्या यह प्रत्यय नहीं है, इसमें ए प्रत्यय है। किस शब्द में वाला प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा है, तो फल वाला, गाड़ी वाला, दीवाला, दूध वाला, तो फल और वाला प्रत्यय है इसमें, गाड़ी इसमें वाला प्रत्यय है, और दी और वाला नहीं होता, ये दी वाला पूरा शब्द है, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। और दूध अरे वाला प्रत्यय है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग है, अब उपसर्ग वाले आ गए, तो आपको बताना आ उपसर्ग किसमें, सभी में आपको आ दिख रहा है, देखिए किसमें है, ये शब्द क्या है, ये शब्द है अधुना, इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो इक प्रत्यय लगने से अ बन गया आ, और इक प्रत्यय जैसे का ऐसा जुड़ गया, तो इसमें कोई ही उपसर्ग नहीं है, तो पहला हमारे पास सही हो जाएगा, इसमें आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे अनुपात में क्या है, तो ये है, अच्छा देखिए इसमें क्या पूछा है, आ उपसर्ग है पूछा है ना, तो इसमें तो आ उपसर्ग नहीं है। इसमें देखेंगे ये भी किससे बना है, अनुपात, अनुपात धन एक से बना है, तो इसमें भी क्या है, आ प्रत्यय है क्या, नहीं है, ये इक लगने से आ बना है, तो ये इसमें आ प्रत्यय है क्या, नहीं है, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। आधिकारिक किससे बना है, ये बना है अधिकार और इक से, देखिए अधिकार और इक लगने से आ हो गया। अब इसमें है चौथे में आ प्रत्यय है, तो किस प्रकार इसका विग्रह होगा आप बताइए, उपसर्ग इसमें बताना है कि आ उपसर्ग है ना। देखिए ये आ उपसर्ग इसमें है और ये हो गया भार, ठीक है, इसमें प्र लगा दो तो ये बन जाता है प्रभार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आ उपसर्ग है किसमें, डी वाले में,
अब क्या प्रश्न है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? यहां पूछा है नहीं, सम उपसर्ग है ना, ये हलंत वाला उपसर्ग है ये, और ये सम क्या है? समान। ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो देखेंगे कि सन्निकट किससे बना है? ये बना है सम और निकट से, व्यंजन संधि है ये। ठीक है, माँ किसमें बदल गया? ना को देख के ना में बदल गया, तो यहाँ पे तो सम है। ये किससे बना है? ये बना है सम और इच्छा से, इसमें भी सम उपसर्ग है। ये बना है सम और अर्थ से, इसमें भी सम उपसर्ग है। और ये बना है सम और तल से, संयोग है यहाँ पे। ये सम पूरा सा वाला है, याला विशेषण है, ये उपसर्ग नहीं है, तो डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? नी किस में नहीं है बताना। तो ये किससे बना है? यह नी और चय, नी उपसर्ग है। यह नी और नाद, नी उपसर्ग है। ये क्या है? नीर और अब्र से बना है। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि नी और रब्र, है ना, रब्र कुछ नहीं होता है, नीर उपसर्ग है इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सी वाला सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? नी और पुंज। तो नी उपसर्ग किसमें नहीं है बोला है? तो सी वाले में नहीं है, यहाँ पे क्या है? नीर उपसर्ग है। अब देखेंगे चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक होता है, छपाकर होता है। कि छपा किसको कहते हैं? रात्रि को। और जो रात्रि में किरण दे, कर का अर्थ क्या होता है? किरण भी होता है, टेक्स भी होता है, करना भी होता है ना, सूर्य भी होता है। तो ये जो रात्रि में किरणें देता है वो चंद्रमा है, तो छपाकर भी होता है। सुधांशु मतलब कि सुधा जैसे किरणें जो देता है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं, ये भी है। निशाचर ये नहीं होता है चंद्रमा का, तो डी हो जाएगा। ये किसका है पर्यायवाची? राक्षस का। तो ये चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची बताना कि कौन सा नहीं है। तो घोटक कहते हैं, ये होता है घोड़े का पर्यायवाची। कुरंग किसका होता है? हरिण का होता है। हरिण का, है ना। और हिरण ये अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी क्या है? हरिण है। अश्व भी होता है भी कहते हैं घोड़े को, लेकिन कुरंग किसका है? हरिण का है। अब देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची वर्ग में अशुद्धि है? किसमें अशुद्धि है ये देखेंगे। तो पहला क्या हमारे पास? छपा और अचला। तो छपा किसको कहते हैं? रात्रि को। और अचला किसको कहते हैं? धरती को। तो दोनों अलग अलग के, रात्रि का और एक क्या है? धरती का है। तो ये अशुद्ध है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंदिवर और राजीव दोनों ही किसके? कमल के हैं। मरीची और मयूर किसके हैं? मोर के हैं। चंचरी और मधुप किसके हैं? तो भौरे के हैं। और यहाँ पे क्या? छपा राचला, ये अलग अलग के पर्यायवाची युग में है ना, मतलब साथ में वर्ग है। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा पहला। अब देखेंगे क्या प्रश्न है, अमृत का विलोम बताना आपको। अमृत का विलोम क्या है? ये तो सूर्य को कहते हैं अर्क, ये नहीं होगा। पीयूष अमृत एक ही बात है। मधुर, मधुर तो नहीं होगा, है ना। विष, विष होगा। तो डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमृत का विलोम विष होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम बताना आपको। तो सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। अनिसिद्ध, अनिसिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। ये भी क्या कहते हैं? निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। ठीक है, इसका जो सही विलोम है वो क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? घृणित, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा।
पृथक का सही विलोम बताना है। अब बोलते हैं ना पृथकीकरण, मतलब कि अलग अलग करना, और इसी का विलोम क्या होता है? संयुक्तीकरण। तो संयुक्त हो जाएगा इसका विलोम, एकत्र नहीं होगा, संयुक्त हो जाएगा, खकित भी नहीं होगा, असुघटित भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा पृथक का। देखिए क्या होता है कि इनकी एकदम युग्म देखना होता है ना, पृथक का क्या होगा? संयुक्त होगा। एकत्र भी होता है पास, मतलब जोड़ना, लेकिन सही विलोम इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब ये देखिए, ये क्या शुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ये होती है रचयिता। अनाधिकार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? यहाँ पे आ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये बना है अन, उपसर्ग और अधिकार से। अब देखिए ना है और ये अ है, तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ना होगा, ना नहीं होगा, तो यहाँ पे अशुद्धि है। वहीं पे चिन्ह की क्या अशुद्धि है? इसमें जो ना होता है वो पूरा होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, या फिर इस प्रकार से, हाँ आधा करके ना पूरा, याला शुद्ध वर्तनी होता है। अनुकूल जो है वो शुद्ध वर्तनी है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको, तो जो अशुद्ध वर्तनी वो बताना है इसमें से। दधीचि ये शुद्ध वर्तनी है, याज्ञवल्क्य ये भी शुद्ध है, निवृत्ति ये भी शुद्ध है, घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता है, इसका जो शुद्ध वर्तनी, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? घनिष्ठ होगा, ठ होगा यहाँ पे, है ना, ट नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको, इसमें भी क्या देखना है? अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए ये क्या है? ये शब्द है निस, उपसर्ग और संदेह। इससे यादा सब पूरे समय जुड़ गया, मतलब ये शुद्ध वर्तनी है। ये भी क्या है? निस और संकोच, निस उपसर्ग मिलके बनाया तो ये इसमें जुड़ गया, मतलब ये भी सही है। उज्जवल ये है उत या फिर उद, मुख्य होता है उद होता है, अगर उद नहीं है तो आप उद को सही मान सकते हो, अगर दोनों ही दिए तब आपको उद को सही मानना है। तो ये क्या हो जाएगा? अरे ज्वल, दोनों मिलके क्या बन गए? उज्ज्वल, उज्ज्वल बन गए, तो ये भी शुद्ध वर्तनी है। लेकिन महत्व ये क्या? अशुद्ध वर्तनी है, तो डी सही हो जाएगा। महत्व शुद्ध कैसे लिखते हैं? ये होता है महत्व। याद रखना आपको कि यहाँ पे क्या होता है? एक त नहीं होता, यहाँ पे डबल त होता है। आपको किताबों में भी ऐसा मिलेगा, लेकिन वो अशुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से डबल त वाला है। जैसे तत्व है, तत्व इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है हमको बहुत जगह, लेकिन यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? यहाँ पे ऐसी डंडी खींच देंगे। जब डबल त आधे होते हैं तब एक त को कैसे करते हैं? सीधी डंडी खींच देते हैं। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, समिति शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेटी होता है। ये कौन से प्रश्न है? शब्द युग में क्या है? तो सन्मति का अर्थ क्या होगा? अब ये देखिए, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यह है सत्य और मति से मिलकर बना है। मति मतलब होता है बुद्धि, और सत मतलब होता है अच्छा। तो जो अच्छी बुद्धि है उसको क्या कहते हैं? सन्मति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छी बुद्धि। ये पहला ही वाला सही हो जाएगा, ये बाकी तो उसके गलत हो जाएगी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, सुधि शब्द का अर्थ क्या है? याद है। तो सुधि का अर्थ क्या होगा? छोटी वाली जो सुधि है उसका अर्थ क्या होता है? याद होता है। और जो सुधि है जिसमें बड़ी लगी है उसका अर्थ क्या होगा? तो सुधि का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तो देखेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ए वाला सही, पहला ही सही हो जाएगा। सुई नहीं होता है, तालिका नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो बुद्धिमान हो जाएगा यहाँ पे सही, पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। सत्तू बांध के पीछे पड़ना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बर्बाद करना, यह नहीं होता है। पूरी तरह पीछे पड़ना, ये हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा।
सत्तू बांध के जो पीछे पड़ना, उसका अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से पीछे पड़ना होता है। अब देखें ये तीसरा क्या है, धनुष सवार होना, ये भी नहीं होता है। देखने को ना मिलना, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न, देखिए मुहावरे वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए ये वाक्य शुद्धि आ गया है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अब देखिए यहाँ क्या गलती है, देखने योग्य और दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ ही क्या होता है, देखने योग्य होता है। तो या तो आप दर्शनीय लगा दो या फिर देखने योग्य लगा दो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसका ही अर्थ ये होता है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, या फिर कश्मीर में अनेक स्थल देखने योग्य है, ये कह सकते हो। देखिए अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, यहाँ पे दोनों शब्द आ गए, मतलब कि ये भी अशुद्ध वाक्य है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो यहाँ पे देखिए दर्शनीय स्थल ही आया है, तो यहाँ पे सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, यहाँ पे दोनों आ गए, मतलब ये वाला भी वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। तो सी वाला वाक्य कैसा है, यहाँ पे शुद्ध है। अब देखेंगे आगे, देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं सारी रात भर जागता रहा। अब आपने सारी भी लगा दिया और भर भी लगा दिया रात के साथ, ये गलत है। या तो सारी रात बोलो या फिर रात भर बोलो, तब ये वाक्य शुद्ध होगा, तो अशुद्ध है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, पूरी भी लगा दिया और भर भी लगा दिया, ये भी अशुद्ध है। मैं सारी रात जागता रहा, तो ये वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, इसमें देखिए पूरी आया, लेकिन यहाँ में नहीं आएगा इसके साथ, है ना। मैं पूरी रात जागता रहा, तब ये वाक्य कैसा होगा, शुद्ध है। तो ये वाक्य भी अशुद्ध है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो वाक्य कैसा है, शुद्ध है। अब देखेंगे पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। तो देखिए पांडुलिपि जो है वो किसको कहते हैं, अगर जैसे कोई किताब लिख रहा है ना, पब्लिश करने के लिए, तो पहले हाथों से लिखा जाता है, उसके बाद में उसको प्रिंट करते हैं। तो जो प्रिंट करते हैं वो तो किताब हो गई, लेकिन वो प्रिंट किसकी की गई है, जिस कॉपी की गई है ना, जो हाथों से लिखी गई है, उसको कहते हैं पांडुलिपि। तो लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना ये नहीं होता है। जो इतिहास से संबंधित है वो ऐतिहासिक होता है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, है ना, जो पुस्तक है उसकी जो हाथ से लिखे सबसे पहले, उसको कहते हैं पांडुलिपि। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। जो हाथ से लिखा गया है, हाथ से तो बहुत चीजें लिखते हैं, उसको नहीं कहते। जो हाथ से लिखा है और फिर उसकी बुक बनी है, तो उसको कहते हैं पांडुलिपि, है ना। देखिए क्या प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता है वो, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो द्विज तो जो 2 बार जन्म लेता है उसको बोलते हैं उद्दीप्ज, है ना। ये शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए उचित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये इसको क्या बीज को भी कहते हैं ना, बीज का पर्यायवाची भी है ये। क्योंकि बीज भी क्या करता है, धरती फोड़ के जन्म लेता है। स्वयंभू जो स्वयं जन्म ले, भूधर जिसने भूमि को धारण करके रखा है, तो भूमि को शेषनाग ने धारण किया है, बैल ने किया है और पहाड़ ने किया है, मतलब ये ऐसी कल्पना मानी गई थी। तो इसलिए भूधर किसके लिए आता है, पहाड़ के लिए, बैल के लिए और शेषनाग के लिए आता है। उद्भिद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास में। तो इसी प्रकार से अगर प्रश्नावली आपको देखना है तो आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसी प्रश्नावली आपके लिए मैं लेते आऊंगा। धन्यवाद।